जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 56। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हमने स्टडी करना है वो है एज कंप्यूटिंग। इस कंसेप्ट के साथ आप फेमिलियर होंगे। एज कंप्यूटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज नहीं है, लोकल लेवल की प्रोसेसिंग है, यानी जहाँ पे डिवाइस है जो कि डाटा कैप्चर कर रही है हमारा, ठीक है, उस डिवाइस उसी लोकेशन के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही हो। ठीक है, इसका अपोजिट कंसेप्ट क्या है? सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग। ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, ये इसके साथ आप बेसिक कंसेप्ट के साथ मेरा ख्याल है आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। ऐसे ही है, हमने 2-3 जगहों पे एज कंप्यूटिंग का कंसेप्ट स्टडी किया हुआ है, तो बेसिकली उसी की डिटेल डिस्कशन है। उम्मीद है कल वाला लेक्चर हमारा थोड़ा सा टेक्निकल था, नया था। वो कल वाला लेक्चर आपने पढ़ लिया, समझ लग गई आपको, और हेडिंग साथ साथ याद कर रहे हैं। चलिए, हेडिंग तो ज़रूर आपने साथ साथ याद करना है। ठीक है, इसमें जो ज़्यादातर काम है वो रीड करके जब आप समझ लेते हैं उसके बाद सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वो क्या? हेडिंग्स को याद करना है। ठीक, चलिए आज के क्विज की तरफ चलते हैं ताकि हमें वैल्यूएशन हो सके। कल के लेक्चर में हमने जो कुछ सीखा क्या वो हमें समझ में आया, और डिफरेंट शॉर्ट सिचुएशंस के ऊपर हम क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करें जी क्विज। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, CRN जरूर लिख लीजिएगा, CRN जरूर लिख लीजिएगा। अल्लाह अकबर। पहला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसकी डिप्लॉयमेंट या इसका यूज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। वो क्या रीज़न है? इनकम्पैटिबिलिटी विद क्लाउड प्लेटफॉर्म, नहीं ये नहीं क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल है। लिमिटेड प्रोसेसिंग स्पीड, नहीं वो तो बल्कि एट द सेम टाइम मल्टीपल लेवल्स पे, मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल पाथ पे प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, जब जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग होती है वो क्या होती है? वो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में प्रोसेसिंग करती है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ये भी नहीं है। डिफिकल्टी मेंटेनिंग क्यूबिट स्टेबिलिटी एंड हाई एरर रेट्स, हाँ ये कह रहा है। क्यूबिट स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? क्योंकि जो 0-1 फॉर्म है इसकी वो स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है। ये दोनों फीचर्स रखता है इसका, जो क्यूबिट है, जो यूनिट है, वो दोनों फीचर रखता है, इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं। और हाई एरर रेट्स का मतलब ये है कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी इन्वायरमेंट में अगर कोई भी थोड़ा सा भी चेंज हो तो इसका ज़्यादा इंपैक्ट आएगा इस मॉडल पे। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दी थी वो रेसिंग कार वाली। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप उसमें चेंज करेंगे, जैसे डायरेक्शन उसकी चेंज करते हैं, तो चूंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की जरूरत होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई सी। नेक्स्ट आगे चलते अगर हमने अपने वर्कर्स को सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, और उसके लिए कंप्लीट फुली इमर्स्ड सिमुलेशन। फुली इमर्स का मतलब क्या है? कंप्लीट इंगेजमेंट, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हो सिचुएशन में, इर्द गिर्द की दुनिया से कट ऑफ करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उस इमरजेंसी सिचुएशन में। ऑयल लीक फॉर्म विद नो विजुअल कॉन्टैक्ट विद द रियल वर्ल्ड, ये है हमें। तो ये कौन सी वाली टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है? ऑगमेंटेड रियलिटी या कि वर्चुअल रियलिटी? तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। शाबाश। ये स्मार्टफोन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं है, क्योंकि यहां पे उसने बताया कि कंप्लीट डिस्कनेक्शन हो गया आपका रियल वर्ल्ड के साथ।
कह रहा है गेमिंग स्टूडियो ने एक गेम डिजाइन की है जिसमें खेलने वाला अपने आप को खुद उस वर्ल्ड में, जो गेमिंग वर्ल्ड है, फैंटेसी वर्ल्ड है, उसमें अपने आप को फील करता है कि मैं मौजूद हूं। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एक्सपीरियंस के लिए? फुल्ली सिमुलेटेड 3D इन्वायरमेंट विद सेंसरी फीडबैक। सेंसरी फीडबैक क्या है? देखें, आप जब हेडसेट पहनते हैं ना, तो इसका मतलब यह है, ग्लासेस अलग कंसेप्ट है, AR ग्लासेस ऑगमेंटेड, और VR हेडसेट अलग है। VR हेडसेट आपके पूरे फेस को कवर कर लेता है, समझ लीजिए इतना हिस्सा 70% ग्लासेस सिर्फ ऐसे जैसे मैंने पहने हैं, ठीक है। उसमें यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स होंगे, उसके जरिए से कंट्रोल कर रहे होते हैं हम सिचुएशंस, जो भी हमें विजिबल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन अब वर्चुअल रियलिटी में सिर्फ वो देखने की हद तक नहीं है, बल्कि फील भी होता है। जैसे फर्ज कीजिए, अगर हमने किसी न्यू बैट्समैन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो जब उसको बॉल अगर लगेगी, वो सिमुलेशन है हालांकि, तो ना सिर्फ बॉल आती देख रहा होगा, बल्कि लगेगी तो उसको हल्का सा फील भी होगा कि जैसे बॉल ने उसको टच किया, हल्की सी पेन भी फील होगी। तो ये सेंसरी फीलिंग भी जब आती है तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाता है एक्सपीरियंस। तो ये कौन सी करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई? डी, फुली सिमुलेटेड 3D इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, जी, विच सिनेरियो मोस्ट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट की डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी आइसोलेट्स यूजर कंप्लीटली फ्रॉम फिजिकल सराउंडिंग। ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं डिफरेंशिएट करती, उसको सेपरेट करती। कौन सी रियलिटी करती है? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एनहांसेस रियल वर्ल्ड विजुअल यूजिंग ओवरलेस। ओवरलेस का मतलब क्या है? कि रियल वर्ल्ड मौजूद है, उसके ऊपर एक नया इमेज, आपने डिजिटल कंटेंट आपको नजर आ रहा है, ये है ओवरले। ये ओवरले नहीं होता, ये तो कंप्लीटली रिप्लेस करता है। जो हमारा वर्चुअल रियलिटी है वो कंप्लीटली आपको जो जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको रिप्लेस कर देती है डिजिटल वर्ल्ड के साथ। ये भी गलत। ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंटरेक्शन व्हाइल स्टेइंग अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये करेक्ट है कि आपको अपने एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द क्या हो रहा है इससे भी अवेयरनेस रहती है, आप टोटली अपने एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट नहीं होते। तो सी ऑप्शन करेक्ट। जैद भाई बात सुनिएगा। टिश्यू पेपर मुझे शांति वाली चाहिए, आधा कप। इंजीनियरिंग लेक्चर प्रोजेक्ट्स रोटेटिंग 3D इंजन मॉडल्स ऑन टू क्लासरूम डेस्क। यानी इंजन का मॉडल आपके क्लासरूम में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। allowing students to inspect components while remaining aware of peers and surrounding, ताकि वो उसको रोटेट करके देख सके उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। Which benefit of augmented reality is most evident here? Fully immersion replacing physical classroom. क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये तो वर्चुअल रियलिटी में होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी में नहीं है। इंटीग्रेशन विद रियल इन्वायरमेंट टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, ये बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेशन हो रही है, रियल इन्वायरमेंट स्टिल मौजूद है। एलिमिनेशन ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन इंटायरली एलिमिनेशन कहाँ होता है? वर्चुअल रियलिटी। डिपेंडेंस ऑन स्पेशलाइज्ड वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। नहीं, वर्चुअल, वो तो अगर वर्चुअल रियलिटी होती फिर डिपेंडेंस होती। तो ये हमारा कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन हुई? बी, इंटीग्रेशन विद रियल इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करने के लिए। हर फील्ड में यूज हो सकता है, कल हमने मेडिकल की एग्जांपल दी थी, इंजीनियरिंग में भी यूज हो सकता है।
हॉस्पिटल ट्रेन कर रहा है सर्जन को यूजिंग सिमुलेटेड प्रोसीजर। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने बता दिया कि वर्चुअल रियलिटी यूज हो रही है। क्या बेनिफिट है? सेफ रिस्क फ्री इन्वायरमेंट है कम्प्लेक्स प्रैक्टिस के लिए, यानी इसमें अगर कोई गलती हो भी जाए उसका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे डॉक्टर है वो ट्रेनिंग कर रहा है वर्चुअल रियलिटी में, तो जो ये रियल वर्ल्ड नहीं है, गलती हो भी गई तो किसी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। पायलट है, जहाज उड़ा रहा है, अगर गलती हो भी गई तो उसको या जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यही फायदा है। लेकिन क्या इसको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता है वर्चुअल रियलिटी को, या एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जाए? गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अमूमी तौर पे जो हमारे ओवरसीज लोग होते हैं, भाई होते हैं, वो अर्न तो वहाँ से करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि अल्टीमेटली जैसे 15-20 साल के बाद पाकिस्तान में सेटल होना है तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे खरीद ले। तो अक्सर एक इशू आता है कि वो विजिट कैसे करेंगे। सिर्फ विजिट करने के लिए तो जाहिर है बाहर से नहीं आ सकते, तो वर्चुअल रियलिटी इसका सोल्यूशन देती है कि आप अपनी प्लेस पे ही बैठे बैठे जो भी इन्वेस्टमेंट बाय करना चाहते हैं, रूम है, अपार्टमेंट है, लैंड है, उसको व्यू कर सकते हैं। कैसे, किस मॉडल के जरिए से? वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वी आर बेस्ड वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर्स, ये बेहतरीन ऑप्शन है। फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसने वर्चुअल रियलिटी अडॉप्ट करने को डिले कर दिया। किस वजह से? कॉस्ट हाई थी, उसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। करेक्ट, कौन सी चैलेंज कैटेगरी रिलेट करते हैं? हार्डवेयर लिमिटेशन एंड यूजर डिस्कम्फर्ट। ये लिमिटेशन में पढ़ा था ना कल हमने। क्वांटम कंप्यूटिंग में कह रहा है कि वो सीक्वेंशली प्रोसेसिंग की बजाय, यानी पहले एक प्रॉब्लम को हल किया, फिर दूसरी को किया, फिर तीसरी को किया, इसकी बजाय क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है? साइमल्टेनियस पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, सीक्वेंशियल नहीं। तो कौन से वाला फीचर्स है जो इस कैपेबिलिटी को इनेबल करता है? क्वांटम सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन पता है ना क्या है? कि जो हमारा क्यूबिट है वो एट द सेम टाइम 0 फीचर्स को भी होते हैं उसके और 1 का फीचर भी, 0 1 दोनों प्रॉपर्टीज उसके पास होती है। अब ये क्वांटम कंप्यूटिंग मेरे ख्याल स्टार्ट हो। क्वांटम कंप्यूटिंग में कौन सा फीचर्स है जो इनेबल करता है इस प्रॉपर्टी को कि एक वेरिएबल अगर चेंज हुआ तो रिलेटेड वेरिएबल पे भी उसका इंपैक्ट आएगा। यानी एक क्यूबिट अगर उसमें कोई चेंज आता है, इफेक्ट आता है, तो दूसरे क्यूबिट में भी वो चेंज होगा, चाहे दोनों में डिफरेंस जितना मर्जी ज्यादा हो। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? सुपरपोजिशन क्या है? नहीं, सुपरपोजिशन तो ये है कि वो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती है। क्वांटम टनलिंग है थ्रू कंस्ट्रेंट्स? नहीं, टनलिंग का मतलब तो ये है कि जहाँ पे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग को कोई प्रॉब्लम आता है, लिमिटेशन आती है, बैरियर आता है, वो वहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग रोक देती है। लेकिन जो हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग है वो वहाँ पे भी वो उसको आगे प्रोसेस करता है, उस प्रॉब्लम को या बैरियर्स को भी ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग रुक जाए। फिर इंटेगलमेंट लिंकिंग क्यूबिट स्टेट्स। हाँ जी, इंटेगलमेंट का मतलब क्या है? क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक पे इफेक्ट होगा तो दूसरे पे भी इफेक्ट होगा। शाबाश।
जी कह रहे पहले इनक्रिप्टेड डाटा को हैक करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आसान है, ठीक है। जैसे पहले अगर आप कोई पासवर्ड रखते थे तो जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग पावर्स हैं वो उस पासवर्ड को गैस करना उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग चूंकि एट द सेम टाइम बहुत से कॉम्बिनेशन को टेस्ट कर सकता है, तो ये ज्यादा जल्दी उस पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है या इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर सकता है क्योंकि इसकी कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा है, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोसेस मैनी पॉसिबिलिटी 7। तो क्या इसका हल भी हमने कोई पढ़ा था? हाँ जी, क्या पोस्ट कंप्यूटिंग स्ट्रेटजीज को हमने अडॉप्ट करना है, यानी अब हम जो इंक्रिप्शन करते हैं वो भी क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए से करेंगे। उसमें होता क्या है, उसमें यूं समझ लीजिए कि आपका पासवर्ड जो है ना वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, वो फिक्स होगा ही नहीं। आप अगर किसी चीज के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, पासवर्ड हर 5 सेकंड के बाद समझिए कि वो पासवर्ड चेंज होता रहेगा, तो उसको 5 सेकंड के अंदर सारी कैलकुलेशन करना इवन क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी मुश्किल होगा। अगर उसे 1-1.5 घंटा मिल गया तो शायद बड़े से बड़ा पासवर्ड भी वो ब्रेक कर ले, लेकिन खुद सोचें अगर वो हर दूसरे तीसरे चौथे सेकंड के साथ आपका पासवर्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी आपने इंक्रिप्शन करने के लिए भी क्वांटम कंप्यूटिंग का सहारा ले लिया। अब ये हल है। Logistic firm uses quantum algorithm to escape inefficient routing solution unreachable by classical। कौन सा फीचर है बताइए? क्वांटम टनलिंग। इसकी मिसाल यूं समझिए, समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ मिसाल, कि अगर ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग हो ना और हमने उससे पूछा कि भैया हमने कॉलेज से अपने घर जाना है, घर से कॉलेज जाना है, तो शॉर्टेस्ट वे कौन सा है, तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग भी हमें शॉर्टेस्ट वे बता देगी, क्वांटम कंप्यूटिंग भी शॉर्टेस्ट वे बता देगी। लेकिन अगर आप उस रास्ते में जा रहे हैं और वहां पे कोई काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल खुदाई का काम हो रहा है, किसी वजह से वो रास्ता जो है वो रोक दिया गया है, तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग वहां पे अपनी प्रोसेसिंग रोक देगी। यूं समझिए, इस कंसेप्ट को यूं समझिए। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होगी, वो फौरी तौर पे अल्टरनेट हल ढूंढेगी। ऐसा नहीं है कि उसी जगह पे वो टनल बना के उसी वक्त आगे से निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। टनलिंग का मतलब क्या है कि जब प्रॉब्लम आ जाए तो रुकना नहीं है अपने टास्क में, बल्कि अल्टरनेट वे ढूंढना है, दूसरा रास्ता ढूंढना है। अल्टरनेट वे क्या होगा? फर्नीचर रिटेलर लॉन्चेस मोबाइल। हाँ, इसमें वो बता रहा है कि आपने अपने मोबाइल को यूज करना है, यानी बहुत ज्यादा हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, और जिस जगह पे आप समझते हैं कि आपने ये वैल्यूएट करना है कि इस जगह पे मेरे रूम में सोफा पड़ा हुआ कैसा लगेगा, तो वो आपको मोबाइल के जरिए से, आप मोबाइल सामने रखेंगे और वो मोबाइल के जरिए से आप देखें। एक्चुअली वो सोफा वहां पे मौजूद नहीं होगा, लेकिन जब मोबाइल के जरिए से आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा वो सोफा वहां पे मौजूद है। तो बेहतर विजुअलाइजेशन हो जाती है कि यहाँ पे अगर हम कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो वो पड़ी हुई कैसी लगेगी, क्या कन्वीनियंट होगी या नहीं। तो ये कौन से वाला कंसेप्ट है? ऑगमेंटेड रियलिटी। लास्ट
जज़ाकल्लाह जी। ऑनलाइन फैशन स्टोर है, वो अलाउ करता है कि कोई भी ग्लासेस हैं कस्टमर देख सके कि मेरे फेस पे कैसे लगेंगे। एक्चुअली कस्टमर ने वेयर नहीं किए ग्लासेस, तो कौन से वाली टेक्नोलॉजी है, कौन सी कैपेबिलिटी? टेक्नोलॉजी तो ऑगमेंटेड रियलिटी है, कैपेबिलिटी कौन सी है? रियल टाइम डिजिटल ओवरलेज ऑन लाइव विजुअल। शाबाश। चलिए, हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी की भी रिवीजन हो गई और क्वांटम कंप्यूटिंग की भी। ऐसा ही है। तो कुछ समझ आया आपको कंसेप्ट दोनों? भाई कुछ समझ आए कि नहीं आए? क्या यूजेस भी डिफरेंट सिचुएशन में कैसे होता समझ आ गया? फर्स्ट पोजीशन किन के? शाबाश। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। चलिए, ये था हमारा क्विज, इसको करते हैं क्लोज। अच्छा, आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि वो कमिट किया हुआ था आप लोगों के साथ कि आज की क्लास होगी, तो फिर इसलिए क्लास होगी। और अच्छी बात यह है कि हमारा टॉपिक भी ऐसा है जो हमारे लिए नया नहीं है, ठीक है। वो आज कोई ज़्यादा जोर नहीं मैं लगा सकूंगा लेक्चर पे, लेकिन जहाँ पे आपको चीज़ समझना है आपने पूछ लेना है। मुझे बेसिक कंसेप्ट बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी भी DSR में कोई प्रॉब्लम है, मसला बताएं, कोई बात नहीं, भाई के साथ भी शेयर कर लें। भाई इसलिए आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी स्टडीज़ को इफेक्ट कर रही है, तो वो मेरी भी प्रॉब्लम है, वो आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। सब ठीक है? पक्का? चलिए, शाबाश। बेसिक कंसेप्ट मुझे बताइए। 50% कवरेज आपकी अगर बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं इसी में हो जाएगी। हमारे एज कंप्यूटिंग क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये बताइए, दोनों में फर्क बताइए। एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने अल्फाज में बेसिक डिफरेंस बताइए क्या है। एज कंप्यूटिंग है एट द स्पॉट, यानी जिस जगह पे हमारी डिवाइस है जो कि डाटा कलेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट का, वो सिर्फ डाटा कलेक्ट ना करे। एक तो ऑप्शन ये है कि वो डाटा कलेक्ट करे और डाटा भेज दे हमारे किसी सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे, क्लाउड पे, और प्रोसेसिंग सारी वहां पे हो। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप जिस जगह पे डाटा कलेक्ट हो रहा है उसी जगह पे डाटा कलेक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी दे दें। ये अगर उसी जगह पे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी दे देते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? एज कंप्यूटिंग। और अगर सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे जैसे क्लाउड पे डाटा सेंड किया जाए और प्रोसेसिंग क्लाउड पे हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में फर्क समझ आ गया? प्रैक्टिस में जब आप चुके अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटिंग की एग्जांपल भी देते हैं। प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, हमारी कंपनीज होती है जिनकी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, तो एक सवाल अक्सर या एक डिसीजन करना होता है एज बिजनेसमैन कि अगर डिफरेंट, जैसे बैंक है उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो उसमें डाटा तो वहां पे या ट्रांजैक्शन तो ओरिजिनेट हो रही होंगी, कस्टमर ब्रांच पे आते हैं और डीलिंग करते हैं। तो क्या ब्रांच को सिर्फ डाटा मेंटेन करना चाहिए और डाटा शाम में हेड ऑफिस को भिजवा दे, हेड ऑफिस शाम में सारी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करे? एक ऑप्शन तो ये है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग हो। या आपके ख्याल में ऐसी सिचुएशन में वो जो ब्रांच है उसमें ही प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी देनी चाहिए, डाटा वहां पे जनरेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग और अपडेशन भी उधर ही हो जानी चाहिए? आपके ख्याल में क्या सूटेबल है? ब्रांच में भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जहां पे डाटा कलेक्ट हो रहा है वहां पे वो डिपेंड करता है। सम टाइम हम उस जगह पे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देते हैं, सम टाइम हम उस जगह प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं देते, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑपरेशंस पे। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉलेज में है, उसमें स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट ब्रांचेज है उसकी कॉलेज की या स्कूल की, आपने देखा होगा स्कूल के डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं, तो उसमें हर ब्रांच पे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, उसमें हर ब्रांच पे सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर या एक अकाउंटेंट जो है वहां पे रखना फिजिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। वहां पे क्या करते हैं, फीसेस वगैरह वहीं पे कलेक्ट हो रही होती हैं, वो स्कूल की जो भी ब्रांच होगी, ठीक है। लेकिन जो मेन स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो क्या, क्लाउड पे मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग वो डाटा सेंड करते हैं हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस से क्लाउड पे अपडेट करता है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस और आपकी ऑप्शन के ऊपर। बहरहाल आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, एक
एज कंप्यूटिंग, दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग। इनमें फर्क समझ आ गया आपको? चलिए अब जरा इनको स्टडी करते हैं हम। एज कंप्यूटिंग क्या है? एज कंप्यूटिंग है लोकल डाटा प्रोसेसिंग करनी है। भाई इससे फायदा क्या होता है? आपका जो लोकल डाटा है इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा आपके पास ब्रांच लेवल पे, या उस एज से मुराद वो लोकेशन है। एज से मुराद क्या है? वो लोकेशन जहां पे हमने डिवाइस इंस्टॉल की है जो कि हमारा डाटा कलेक्ट कर रही है। और एज कंप्यूटिंग क्या? हमने उस एज यानी डिवाइस को उस लोकेशन के ऊपर कंप्यूटेशनल पावर दे दी है, प्रोसेसिंग पावर दे दी है। इससे फायदा क्या होगा? हमारी डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी। क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल क्विक। अच्छा, अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो मुझे बताइए कि सेफ सिटी कंसेप्ट को सामने रखते हुए, या स्मार्ट सिटी कंसेप्ट, सेफ सिटी तो है हमारा लोकल यूज होता है, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने लाहौर में या जो बड़ी बड़ी सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल कराची में, डिफरेंट कैमरा इंस्टॉल किए हुए हैं रोड्स पे, जो कि स्पीड और जो वायलेशन, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होती है, ठीक है, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्या उनको सिर्फ मॉनिटर करना चाहिए या कि ऑन द स्पॉट ही प्रोसेसिंग भी कर लेनी चाहिए कि ये वाली जो गाड़ियां गुजर रही हैं ये विद इन द लिमिट्स हैं, और ये जो कुछ दूसरी गाड़ियां हैं ये वायलेशन कर रही हैं, भाई इनका चालान जनरेट होना चाहिए। वो सिर्फ ओवरव्यू करें कि कौन सी वाली व्हीकल ट्रैफिक रूल्स की कंप्लायंस कर रही है और कौन सी वायलेशन, कि अगर वायलेशन हो तो चालान जनरेट करने की प्रोसेसिंग पावर भी उस कैमरा के साथ होनी चाहिए। बताइए होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पे पता चल जाए, रिकॉर्ड आपका फौरी तौर पे अपडेट हो जाएगा। वरना क्या होगा, अगर आप उसको पावर नहीं देते, अल्टरनेट क्या होगा, वो ये तो नोट कर लेगी, रिकॉर्ड रख लेंगे कि ये कौन कौन सी व्हीकल जो है ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रही है, वो फिर सारा दिन रिकॉर्ड मेंटेन करके शाम में अपडेट करेंगे, इसको भेजेंगे क्लाउड पे, क्लाउड भी सारा डाटाबेस शाम को अपडेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एज कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है। कहता है कि फीचर्स क्या है, ये आपने मेन कंसेप्ट ये जहन में रखना है, लोकल डाटा प्रोसेसिंग और फास्ट डिसीजन। ये लाइन समझ आ गई? बाकी सारे फीचर्स आपके इसी समझ लीजिए कि कंसेप्ट से निकलेंगे। की फीचर्स कह रहा है कौन कौन से है? रिड्यूस लेटेंसी, यानी लेटेंसी क्या कहते हैं हम, किसको बोलते हैं भला? रिस्पॉन्स में डिले आने को। ये नेगेटिव चीज होती है ना, ठीक है। लेटेंसी और बैंडविड्थ ये दोनों टर्म्स आपको समझाई थी ना। हाँ, तो रिड्यूस लेटेंसी, क्या एज कंप्यूटिंग में रिड्यूस लेटेंसी होती है? रिस्पॉन्स में डिले कम होता है, यानी रिस्पॉन्स में कम डिले का मतलब क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको। क्या एज कंप्यूटिंग में ऐसा होता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाए? डाटा प्रोसेस्ड ओवर सोर्स फॉर इंस्टेंट रिस्पॉन्स, सोर्स पे ही डाटा प्रोसेस होगा, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, इमीडिएटली आपका डाटाबेस अपडेट हो जाएगा। बताइए समझ आती है कि नहीं? रिड्यूस लेटेंसी होगी एज कंप्यूटिंग में, रिड्यूस लेटेंसी होगी। समझ आई बात की? पक्का ऐसा ही है? सोए सोए से लग रहे हैं मुझे आप। आगे चलते हैं, फिर क्या है? इनहैंस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इनहैंस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी डबल एज वेपन है। वो कहता है अगर तो प्रोसेसिंग उसी स्टेज पे हो रही है, इसका मतलब है आपका डाटा जो है ना वो कंटिन्यूसली आप नेटवर्क पे सेंड नहीं कर रहे, कंटिन्यूसली अपना डाटा नेटवर्क पे, क्लाउड पे सेंड। एज कंप्यूटिंग में क्यों? क्योंकि आपका जो डाटा भी वहीं पे इकट्ठा हो रहा है, प्रोसेसिंग पे वही हो रही है। हाँ, दिन में रात में एक दफा आपने सारा डाटा प्रोसेसिंग के बाद क्लाउड भेजना होगा सेंट्रलाइज लोकेशन पे, वो बात ठीक है। कंटिन्यूसली कनेक्शन नहीं होगा आपका, ऐसा ही है। तो बताइए हैकर के लिए हैक करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल कैसे होगा? क्योंकि वो कंटिन्यूसली वहां पे ऑनलाइन अवेलेबल है ही नहीं, 24 घंटे में सिर्फ एक दफा हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें ये जहां पे प्लस पॉइंट है ना कि इनहैंस्ड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, वहीं पे ये नेगेटिव पॉइंट में भी आएगा। कैसे? कि फिर आपको चले नेटवर्क पे तो चूंकि कंटिन्यूअस लिंक नहीं है, तो आपको नेटवर्क की तरफ से सिक्योरिटी मिल गई, लेकिन उस डिवाइस को भी सिक्योर करने की तो जरूरत है, क्योंकि अब आपका डाटा कहां पे है? एज कंप्यूटिंग, उस डिवाइस पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब आपको अपने सिक्योरिटी फीचर कम्युनिकेशन मोड की बजाय उस डिवाइस पे इनहैंस करना पड़ेंगे, इंस्टॉल करना पड़ेंगे। ये बात समझ आ रही कि नहीं?
तो ये यहाँ पे तो उसने आपको एडवांटेज के तौर पे बताया है, इसी फीचर को वो थोड़ा सा चेंज करके डिसएडवांटेज में भी बताएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, वो एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, कस्टमाइजेशन, ये प्लस पॉइंट होता है, लेकिन साथ ही साथ इसका नुकसान भी होता है, क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ आए, एनहांस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ओके, आगे चलते हैं। बैंडविड्थ एफिशिएंसी, बैंडविड्थ क्या होती है? हाँ, बैंडविड्थ है कि आपने कितना डाटा एट द सेम टाइम सेंड किया। यानी अगर आपकी केबल की कैपेसिटी है 10 MB तो आप सिर्फ इतना डाटा सेंड कर सकते हैं। अगर उसकी कैपेसिटी है 100 MB तो 1 सेकंड में, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में नेटवर्क पे कितना डाटा सेंड किया जा सकता है। अब मुझे बताइए, क्या इसमें आप डाटा नेटवर्क पे सेंड कर रहे हैं? एज कंप्यूटिंग में क्या नेटवर्क पे डाटा कंटिन्यूसली सेंड कर रहे हैं? नहीं करें। तो क्या आपकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी बढ़ नहीं गई? यानी आपका डाटा सेव हो गया, वो आप दूसरे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। कह रहा है सेंड ओनली की डाटा टू क्लाउड, रिड्यूस ट्रैफिक। क्या जो नेटवर्क पे ट्रैफिक है वो एज कंप्यूटिंग में रिड्यूस हो जाती है? कैसे रिड्यूस हो जाती है? हाँ, क्योंकि वो सारी प्रोसेसिंग तो उधर ही हो रही है, उसने तो जाके सिर्फ एंड का रिजल्ट जो है समरी वो शाम में भेज देनी है, सारी प्रोसेसिंग उधर हो रही होगी। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एज कंप्यूटिंग है, इसमें डिफरेंट डिवाइसेस को ऐड करना आसान है। क्लाउड में भी स्केलेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि क्लाउड में स्केलेबिलिटी नहीं है, यही पढ़ते आए हैं हम। एज कंप्यूटिंग में भी स्केलेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है तो गवर्नमेंट ने पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सिर्फ माल रोड, फिरोजपुर रोड जो है इसके ऊपर कैमरा इंस्टॉल होंगे, फिर उन्होंने क्या साथ में जेल रोड पे भी इंस्टॉल कर देते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। तो यहां पे इजीली डिवाइसेस को भी ऐड किया जा सकता है सर्वर को डिस्टर्ब किए बगैर, यानी आपका छोटा छोटा चेंज हो जाएगा। अब देखें, वरना अगर सर्वर को आपको चेंज करना पड़े ना, अगर सारी प्रोसेसिंग सर्वर पे हो रही है, वो ज्यादा मुश्किल काम है, वो ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, सिर्फ एक ब्रांच लेवल पे कोई चेंज करना निस्बतन आसान है, हेड ऑफिस लेवल पे चेंज करना निस्बतन मुश्किल। तो ये हमारे की फीचर्स हैं, बताइए समझ आए या नहीं? फिर से कौन कौन से की फीचर एज कंप्यूटिंग के? रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब क्या है? रिस्पांस टाइम। सिक्योरिटी इनहेंस होती है, क्यों सिक्योरिटी इनहेंस होती है? क्योंकि प्रोसेसिंग सारी उस डिवाइस लोकेशन पे हो रही है, नेटवर्क पे कंटिन्यूसली डाटा सेंड नहीं किया जा रहा कि हैकर नेटवर्क पे जो इंटरनेट पे बैठा हो एक्सेस कर ले। बैंडविड्थ एफिशिएंसी, क्योंकि सिर्फ पूरे दिन में एक दफा नेटवर्क पे डाटा सेंड किया जा रहा है, नेटवर्क पे लोड कम होगा। और स्केलेबिलिटी, कि आप जो डिफरेंट डिवाइसेस है उसको ऐड करना आपके लिए आसान है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शाबाश, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन क्या है एज कंप्यूटिंग की? यानी एप्लीकेशन आपको पता है, वो तकरीबन हर कंसेप्ट में हमें एप्लीकेशन जरूर बताता है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कैसे यूज हो रही है। तो कह रहा है बताइए स्मार्ट सिटीज में कैसे यूज हो रही है, वो आपको एग्जांपल दिया, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए और एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। एनर्जी भी आपको पता है ना, एनर्जी क्या है? स्मार्ट मीटर लगा दिए जाए जो कंट्रोल कर रहे हो कि कब किस इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम है, कब ज्यादा है। यानी मैनुअली, बजाय ये कि मैनुअली उधर कोई वापडा का पर्सन जो है वो बैठा हो और स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हो कि भाई मैंने 11 बजे स्विच को ऑफ करना है, 12 बजे ऑन करना है, 11 बजे लाइट जाएगी, 12 बजे आ जाएगी। उससे बेहतर है कि पूरे दिन की सप्लाई और डिमांड को मेजर किया जाए और उसके मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। इसमें हो सकता है अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई का गैप एनालिसिस अच्छा किया तो लोड शेडिंग की जरूरत ही ना पड़े। तो इसका जो एज कंप्यूटिंग में हम ट्रैफिक कैमरास में भी एज कंप्यूटिंग पावर दे सकते हैं, और जो हमारे मीटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं, एनर्जी मीटर, उनमें भी एज कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी दे सकते हैं, ताकि वो फौरी तौर पे डिसीजन करे कि भैया इस इलाके में किस वक्त डिमांड ज्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की, किस वक्त कम। डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अच्छा, और किस इंडस्ट्री में है? ऑटोनोमस व्हीकल। खुद मुझे बताइए, अगर ड्राइवरलेस कार्स हैं तो उसमें प्रोसेसिंग डिसीजन की पावर क्या वो क्लाउड में होनी चाहिए?
उसमें तो मिली सेकेंड में डिसीजन करना होता है। आपको पता है अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हो तो अचानक ही बाजू का भागता भागता सामने आ जाता है, वो चारों तरफ से नजर रखनी होती है, चारों तरफ से, ठीक है। तो उसमें तो क्विकली डिसीजन करने हैं। तो आपके ख्याल में ये जो टेस्ला वायरलेस सॉरी ड्राइवरलेस कार जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो क्या ये कार्स क्लाउड के साथ भी कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना होता है पास का। क्या कंप्यूटेशनल पावर क्लाउड पे ही होनी चाहिए कि उस डिवाइस पे भी? डिवाइस पे भी, ताकि वो क्विकली डिसीजन कर ले। ये है ऑटोनोमस व्हीकल्स, ठीक है। वहां पे इर्द गिर्द जितना भी एनवायरनमेंट होता है वो उसका मैप बना लेते हैं, जिससे पता चल जाता है हमारे दाएं में कितनी व्हीकल्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3D मैप भी क्रिएट कर लेते हैं। ये ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज होता है एज कंप्यूटिंग। और कहां पे? हेल्थ केयर एंड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब, हेल्थ केयर का मतलब क्या है? पेशेंट है कोई, अब अचानक आपको पता है पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है, बाजू का तो घर वालों को नहीं पता चलता रूम में, पेशेंट के वालिद साहब की या जो दादाजी है नाना, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो क्या करते हैं फिर? स्मार्ट वॉच जो है वो पहना देते हैं पेशेंट को। अब वो क्या कर रही है? कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है। क्या उससे डाटा कंटिन्यूसली मॉनिटर करके डे एंड के ऊपर हॉस्पिटल का जो सेंट्रलाइज सिस्टम है सेंड करना चाहिए कि अगर वो सेट पैरामीटर से वायलेशंस होती है, ऊपर नीचे जाते हैं, जैसे वो ब्लड प्रेशर जो है, शुगर लेवल है, हार्ट बीट है, ये सेट पैरामीटर से एक्सीड करते हैं या कम होते हैं, तो फौरी तौर पे उसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उसे कोई एक्शन लेना चाहिए उस स्मार्ट वॉच को। क्या उसमें वो फौरी तौर पे जो हॉस्पिटल अलर्ट जनरेट कर देंगे, जो भी डॉक्टर रेलिवेंट होगा या जो हॉस्पिटल है जिसके साथ रजिस्ट्रेशन हुई है। तो बताइए हेल्थ केयर सेक्टर में क्या सिर्फ जो स्मार्ट वॉचेस हैं जो कि हेल्थ के पैरामीटर्स को नोट कर रही होंगी, वो सिर्फ डे एंड पे पूरी समरी भेजें, या कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो तो फौरी तौर पे एक्शन लें? किसको इन्फॉर्म करना है? ठीक है, घर वालों को अलर्ट भेज देंगे, एम्बुलेंस को अलर्ट भेज देंगे, डॉक्टर को अलर्ट भेज देंगे, वो आधे घंटे के अंदर सारे हॉस्पिटल में प्रेजेंट होंगे। वरना तो आपको पता है रात के टाइम पे एम्बुलेंस अरेंज करना भी मुश्किल हो जाता है बाजुकात, लेकिन ऑटोमेटिकली चूंकि मैसेज सेंड हो जाएगा तो घर वालों को पता भी नहीं होगा, बेल बजेगी, एम्बुलेंस सामने होगी। यह है फायदा एज कंप्यूटिंग का। हेल्थ केयर सेक्टर में भी यूज हो सकती है। और कहां पे? स्मार्ट रिटेल। स्मार्ट रिटेल में कैसे? रिटेल का मतलब क्या है? ई कॉमर्स में, ठीक है। ई कॉमर्स में क्या जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं वहां पे जो भी इंडिविजुअल्स आए उनके परचेजिंग बिहेवियर को नोट करेंगे, और इमीडिएटली उसी वक्त अगर कस्टमर ने कोई चीज बाय की है उसी वक्त अल्टरनेट रिकमेंडेशन भी दे दी जाएगी। जो अल्टरनेट रिकमेंडेशन दी जाती है ये असल में एआई का यूज किया जाता है। ये है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? जब आपको किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई एक चीज व्यू करते हैं, बाय करते हैं, तो वो आपका जो पास्ट परचेज हिस्ट्री है जो कहां पे होगी? आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री में होगी, ठीक है। वहां से इस हिस्ट्री को एक्सेस करके आपको जब प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? वो एआई को यूज करते हुए प्रोसेसिंग के जरिए से आपके जो टेस्ट के मुताबिक चीजें आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये भी एक यूज है हमारा एज कंप्यूटिंग का, स्मार्ट रिटेल, ठीक है। ट्रैक बिहेवियर। बिहेवियर से क्या मुराद है भला? परचेजिंग बिहेवियर। बिहेवियर से क्या मुराद है? परचेजिंग बिहेवियर। जी बताइए, क्या एप्लीकेशन ऑफ एज कंप्यूटिंग समझ आता है? की फीचर समझ आया? कौन कौन से की फीचर्स फिर से बताइए? रिड्यूस लेटेंसी, एनहांस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बैंडविड्थ एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? और एप्लीकेशन किस किस इंडस्ट्री में है? स्मार्ट सिटी, ऑटोनोमस व्हीकल्स, हेल्थ केयर एंड वेरिएबल, स्मार्ट रिटेल, ठीक है। ये चीजें रटा वाली है। इसमें अगर आप अपने एग्जाम में फर्ज करें भूल जाए तो लाजमी ने याद रखिएगा, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 इंडस्ट्री में यूज हो रही है, हर इंडस्ट्री में यूज हो रही है। आप चाहें तो खुद से भी सोच सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का किसी दूसरी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दूसरी इंडस्ट्री होगी उसमें कैसे इसका यूज हो सकता है, ठीक है। नेट पे आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो। नहीं इंटरेस्ट हो तो यही याद कर लें, वरना अगर आप चाहते हैं मजीद कंसेप्ट इनहेंस हो तो आप नेट पे ये सर्च कर सकते हैं और कौन से अल्टरनेट वेज होंगे जिसमें एज कंप्यूटिंग जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज की जा सकती है। आगे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ एज कंप्यूटिंग। अब क्या है, हमने कुछ इसके बेनिफिट्स भी होंगे एज कंप्यूटिंग के और कुछ इसके चैलेंजेस भी होंगे।
ठीक है, ये बेनिफिट्स और चैलेंजेस वाला कंसेप्ट तो निस्बतन आसान होता है, सही है। जो फीचर्स वाला कंसेप्ट होता है ना, ये होता है टेक्निकल। अगर फीचर समझ आ जाए ना तो फिर उनका इंडस्ट्री में इस्तेमाल, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आसानी से समझ आ जाते हैं। और आप देखेंगे अक्सर कंसेप्ट में वो इसी तरह चलता है, पहले बेसिक कंसेप्ट देगा फिर फीचर्स बताएगा। फीचर्स टेक्निकल हैं सिर्फ, ये वाला 25% हिस्सा जो है ना कंसेप्ट का, ये टेक्निकल। उसके बाद जो वो एप्लीकेशन बताता है, एडवांटेजेस बताता है, डिसएडवांटेजेस बताता है, वो इनडायरेक्टली फीचर्स पे ही डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो बेनिफिट्स क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग। क्या रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है? बिल्कुल उसी तौर, अगर ऐसे डिसीजन करने हो जिसमें टाइम सेंसिटिव है, टाइम क्रिटिकल है, वो डिसीजन आपके फौरी हो जाते हैं, ऑन साइट डिसीजन हो जाते हैं। बताइए क्या एज कंप्यूटिंग में रियल टाइम प्रोसेसिंग और क्विक डिसीजन होते हैं कि लेट डिसीजन होते हैं? क्विक एज कंप्यूटिंग में लेट डिसीजन होते हैं, ऑन द स्पॉट भाई, ऑन द स्पॉट डिसीजन होते हैं, फौरी तौर पे। ठीक है, चालान उसी वक्त आपका बन जाएगा। ठीक है, हाँ, वो रात को नहीं, उसी। आगे चलते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे? क्लाउड स्टोरेज जो है या क्लाउड पे बर्डन कम होगा, क्योंकि आपका बहुत सा डाटा, बहुत सी प्रोसेसिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, तो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे जो आपकी कॉस्ट है वो बच जाएगी। आपको सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे बड़ी प्रोसेसिंग पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे भाई 1-1 GB रैम फॉर एग्जांपल हर लोकेशन पे दे दी, अब जो हमारा क्लाउड है उस पर फॉर एग्जांपल 10 की बजाय 5 GB भी रैम आ गई तो चल जाएगी, क्योंकि उधर ज्यादा प्रोसेसिंग होनी नहीं है। प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? लेकिन याद रखें अगेन, ये भी डबल एज वेपन है। एज कंप्यूटिंग यूज करेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग की कॉस्ट बचेगी, यहां पे ये बता रहा है, लेकिन यही डिसएडवांटेज भी है। वो कैसे? एज कंप्यूटिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वो वहां पे वो एंगल वो शायद चैलेंजेस में बताएगा, वो डिसएडवांटेज में बताएगा। यहां पे कौन सी पिक्चर का रूप बता रहा है? एक तस्वीर का एक रूप, वो क्या? हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड ट्रांसफर कॉस्ट कम हो जाएगी यहां पे एज कंप्यूटिंग में। यहां पे सिर्फ ये बता रहा है, हो जाएगी जी। कर एग्री करते हैं? समझ आ रहा है? आगे और क्या? इंप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कैसे इंप्रूव्ड सिक्योरिटी कैसे होगी? ये वही कंसेप्ट है जो यहां पे पढ़ा, ये एग्जैक्टली वही है। कैसे? आपका नेटवर्क का यूज नहीं हो रहा, आप डाटा नेटवर्क पे है नहीं, जैसे ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं नेटवर्क, हैकिंग का रिस्क उसी वक्त बढ़ जाता है। तो यहां पे चूंकि इंटरनेट के साथ आपकी कनेक्टिविटी रिड्यूस है, दिन में 1 दफा या 2 दफा फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस तो डाटा सेंड नहीं कर रहे, तो हैकिंग का रिस्क क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली यही कंसेप्ट। लेकिन याद रखें इसका, इस भी तस्वीर का एक दूसरा रुख है। वो क्या है? वो क्या है कि नेटवर्क पे प्राइवेसी या आपका सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ गए क्योंकि नेटवर्क पे कम्युनिकेशन नहीं हो, लेकिन साथ ही साथ आपको उस डिवाइस पे सिक्योरिटी फीचर ऐड करना पड़ेगा। वो शायद चैलेंजेस में या डिसएडवांटेज में बताएगा आगे। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा, एक चीज की कॉस्ट कम हो रही है तो दूसरी तरफ दूसरी की, जब हम कहते हैं कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, ये एडवांटेज पड़ा था ना डिफरेंट, तो साथ ही साथ फिर डिसएडवांटेज में ये भी कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन करेंगे ना, आपके लिए सिस्टम खुद ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा। इजी स्केलेबिलिटी, ये भी वही कंसेप्ट इजी स्केलेबिलिटी वाला। कौन सा? कि आप मोर एज यूनिट्स को आप आसानी से ऐड करना चाहें, ये भी बिल्कुल वही 100% वही। कौन से वाला? फ्लेक्सिबिलिटी। डन। फिर से बताइए क्या बेनिफिट्स आप एग्री करते हैं? रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, क्विक डिसीजंस होते हैं, और क्या कॉस्ट एफिशिएंसी कम होती है। क्यों? क्लाउड की आपको जरूरत नहीं है ज्यादा, वहां पे कैपेसिटी एनहांसमेंट की। सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। क्यों? आप ट्रांसफर, कंटिन्यूस ट्रांसफर है ही नहीं नेटवर्क पे, आपकी ट्रैफिक ही नहीं चल रही नेटवर्क पे, कि हैकर जो है वो नेटवर्क पे ज्यादा एक्सेस करते हैं। इजी स्केलेबिलिटी कैसे? आप मजीद पॉइंट्स एज पॉइंट्स ऐड करना चाहे कर सकते हैं। हार्ड लोड पे भी है, जैसे बताया फिरोजपुर रोड में, साथ में जेल रोड में भी करते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ऑलरेडी किया हुआ ऐड ही करना है सिस्टम, पहली दफा इंस्टॉल करना मुश्किल होता है। क्या सिर्फ फायदे ही फायदे हैं या कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, मसले मसाइल भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं? बताइए एज कंप्यूटिंग के वो क्या लिमिटेशंस है?
कंप्लेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट, भाई आपकी इतनी ज्यादा डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस को नजर रखना मुश्किल है। आप बिजनेसमैन है, आपसे एक बिजनेस की एग्जांपल पूछता हूं। आपकी एक सिचुएशन ये है, आप जो चीज बेच रहे हैं इन्वेंट्री, वो एक हेड ऑफिस में सिर्फ सेंट्रलाइज लोकेशन पे है। दूसरी एग्जांपल क्या है, वो हर ब्रांच में मौजूद है। किस में उसको चोरी से बचाना, सिक्योर करना आसान है? जब सेंट्रलाइज एक ही लोकेशन पे है। जब आपका जो रिसोर्सेज है, आपके एसेट्स हैं, डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हो, तो उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना। तो एज कंप्यूटिंग में ये प्रॉब्लम आती है। क्या आप वो डिफरेंट एज पॉइंट्स हैं आपके, एक एज पॉइंट थोड़ा ही है, वो 50 एज पॉइंट्स हैं। तो एक क्लाउड को मैनेज करना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निस्बत आसान, वो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ऑपरेट करना मुश्किल है। कोई ना कोई ब्रांच में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो एग्री करते हैं ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क चूंकि इनहेंस्ड है, नेटवर्क के एज पॉइंट्स ज्यादा है, तो हर एज पॉइंट में नजर रखना मुश्किल है। ठीक, हम प्रैक्टिकली जाते हैं ना, बैंक की एग्जांपल चल रही है, तो बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस होती थी। रूल ये होता था, हर ब्रांच ने मंथ एंड के ऊपर अपना सारा रिकॉर्ड सेंड करना होता है। हेड ऑफिस में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती थी, मतलब डेली की ट्रांजैक्शन ब्रांच में प्रोसेस होती थी, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है पूरे महीने का वो हेड ऑफिस। तो हर मंथ एंड के ऊपर जो सीएफओ होता था ना, बेचारा फोन करके कभी किसी ब्रांच को कह रहा सर आपके ट्रायल बैलेंस नहीं आया, कभी किसी कोई 250-300 उस वक्त ब्रांचेस होती थी, अब तो डबल से भी ज्यादा होंगी आम बैंक की भी, पाकिस्तान में अच्छा बैंक है। तो वहां पे फिर जब नेटवर्क आपका फैल जाता है, बिजनेस के लिए अच्छी बात है ये, लेकिन उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट। फिर डाटा सिंक्रोनाइज प्रॉब्लम। डाटा सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है कि हो सकता है डिफरेंट एज पे, एज पॉइंट्स पे जो डाटा का फॉर्मेट है वो डिफरेंट हो, या एज पॉइंट पे फॉर्मेट कुछ और है और क्लाउड पे फॉर्मेट, तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। ये बाजू का ऐसा होता है, हम घर से कोई टेस्ट भेजते हैं ना जब कॉलेज में, तो मेरे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 है इंस्टॉल लैपटॉप में, यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट गालमेंट 2016 है। तो मैंने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो भेजा, और जब प्रिंट होकर बच्चों को पहुंचा, पुरानी बात है, उसकी फॉर्मेटिंग ही बिल्कुल आउट थी। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा सर जो आपने भेजा है डाउनलोड करके हमने वही प्रिंट भेजा है। तो ये फर्क किस वजह से आया, सिंक्रोनाइज क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर, हालांकि था वो भी वर्ड, मेरा भी वर्ड, मेरा वर्जन कुछ और था, कॉलेज में जो वर्जन है वो कुछ और है, एज पे वर्जन कुछ और क्लाउड पे वर्जन, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसका फिर हल क्या निकाला? पीडीएफ करके भेजते हैं आप, वर्ड करने के बाद पीडीएफ में ट्रांसफर। पीडीएफ आपको पता है वो एडिट नहीं होता, अमूमी तौर पे एडिट नहीं होता, वैसे वो भी एडिट हो सकता है, लेकिन हाँ उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो डाटा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है एज कंप्यूटिंग में। और क्या है? सिक्योरिटी रिस्क एट एज। देखिए हो सिक्योरिटी रिस्क, अभी तो हमने पढ़ा है कि एज कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी ज्यादा होती है, सिक्योरिटी रिस्क कम होता है, अभी पढ़ा है ना। कैसे सिक्योरिटी रिस्क कम होता है? क्योंकि नेटवर्क पे डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा कंटिन्यूसली, लेकिन यहां पे कह रहा है स्टिल हाँ नेटवर्क से रिस्क कम हो गया, लेकिन डिवाइस पे तो रिस्क बढ़ गया ना, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी रिस्क एट एज, डिवाइस कैन बी हैक्ड। अब वो नेटवर्क नहीं हैक होगा, क्या होगा? डिवाइस पे हैकर अटैक करेगा, दैट नीड प्रोटेक्शन। भाई क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुश्किल तो नहीं था? डाटा सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यह, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है मैच करना। जब डिवाइस से डाटा सेंड किया जाता है क्लाउड पे, तो असूल ये है, तरीका ये है कि जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब का डाटा एक ही फॉर्मेट पे होगा। अगर एक ही फॉर्मेट पे होगा तो डाटा सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज का मतलब है ऐड हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैच। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? डाटा मैच हो जाए। अगर एक ही सॉफ्टवेयर हर जगह पे यूज हो रहा होगा, लेकिन अगर डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट एज पॉइंट्स पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो फिर डाटा सिंक्रोनाइज नहीं हो सकेगा। किसी ब्रांच पे विंडो एक्सपी है, किसी पे फॉर एग्जांपल 7 है, किसी पे विंडो 10 है, 11 है, किसी पे विंडो 8 है। अगर हर ब्रांच, हर एज पॉइंट्स पे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो बताइए क्या डाटा इनका आपस में मैच हो सकेगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, कंपैटिबिलिटी इशू आ जाते हैं। ठीक है,
तो सिंक्रोनाइज होने का मतलब है डाटा कंपैटिबल होगा, डाटा मैच होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लाउड पे हो फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक ही सेटअप है। लेकिन अगर डिफरेंट एज पॉइंट्स होंगे तो रिस्क है क्या कि किसी एज पॉइंट का जो फॉर्मेट है, जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोसेसिंग पावर वो डिफरेंट हो दूसरे से, जिससे कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सिंक्रोनाइज होने का मतलब क्या है? मैच होना, कंपैटिबल होना। भाई कुछ को समझ आया आपको? ये था हमारा एज कंप्यूटिंग। मेरा ख्याल है इजी लगा होगा आपको, क्योंकि हमने कुछ कंसेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ था और कुछ वैसे भी ये आसान ही है। कितने स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर मुश्किल लगा? कितनों को मॉडरेट लगा? कितनों को आसान लगा? चलिए शाबाश। अच्छा, अब थोड़ा सा ना हमने आपका जो प्रॉब्लम होता है याद नहीं होता, ठीक है, उसके लिए तो आपको ब्रेनस्केप यूज करने के लिए बोला हुआ है। कितने स्टूडेंट यूज कर रहे हैं? ये देखें फिर थोड़ा सा आपका जो याद करने वाला प्रॉब्लम है, ये ब्रेनस्केप स्पेशली उसी के लिए। आप उसको जरूर यूज करें और हमने उसको मजीद चैप्टर ऐड करने हैं। और दूसरा अब वो है मेमोराइजेशन के लिए। तो रिवीजन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा एआई की मदद से हम आपके कुछ रिवीजन शीट्स क्रिएट करके आपके साथ शेयर करें। यूँ समझ लीजिए जो हम क्लास में पढ़ाते हैं यही पेज जो आपने याद करना है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ आपने याद कर पढ़ लें किताब में से पूरा, लेकिन इतना सारा याद तो नहीं ना कर सकते जो किताब में है, इम्पॉसिबल है। क्या है? कोशिश भी नहीं करनी। तो जो जो टू द पॉइंट चीजें याद करनी है वो आपको अलग से कोशिश कर रहे हैं हम पेज दे दें। एक्सपेरिमेंट हमने कल किया, आज आपके साथ शेयर करेंगे। वो डॉक्यूमेंट, वो एक पेज होगा, समझे, पूरे लेक्चर की समरी होगी। आपने उसको पढ़ के बताना है कि क्या 10 मिनट के अंदर अंदर वो आज का लेक्चर रिवाइज हो रहा है कि नहीं। अगर आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया तो हम इसको परमानेंटली आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसको जरूर यूज करके ना वो पेज हम शेयर करेंगे कि क्या इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से क्या क्या याद करना है, बस वही। तो वो आपने जरूर फीडबैक देना है, ठीक है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है ना, तो उसमें थोड़ा हमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कुछ चीज़ें जो है वो लेके चल रही हैं। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।